कुछ उपकरण तथा उनसे संबंधित वैज्ञानिक। नंबर 1 रडार। नंबर 1 रडार। रडार की खोज रॉबर्ट वाटसन वाट द्वारा की गई है। रॉबर्ट वाटसन वाट द्वारा की गई है। रडार में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगे क्या होती हैं? जो बिना रुकावट के किसी भी दिशा में आसानी से चल सकती है, वे रेडियो तरंगे होती हैं। यानी कि ये अपनी दिशा में चलते वक्त नष्ट भी नहीं होती। तो रेडियो तरंगे जिसके द्वारा वायुमंडल में किसी भी वस्तु की स्थिति, उसका वेग तथा उसकी दिशा ज्ञात की जाती है, वे रेडियो तरंगे होती हैं। रडार का सिद्धांत प्रतिध्वनि के सिद्धांत से, यानी कि इको साउंड से मिलता जुलता है। रडार का सिद्धांत प्रतिध्वनि के सिद्धांत से मिलता जुलता है। अब ये इको साउंड क्या होता है? वैसे तो हम फिजिक्स में जब आपको साउंड यानी कि ध्वनि पढ़ाएंगे तब इको साउंड के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जानना जरूरी है कि प्रतिध्वनि होता क्या है। जब कोई ध्वनि या कोई आवाज मूल रूप से जाकर या सतह से टकराकर वापस लौट आती है दूसरे रूप में, तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे आपने कभी कुएं में आवाज लगाई हो, तो जो मूल ध्वनि जाती है उसके बाद बदली हुई आवाज आती है। या फिर पर्वतों पहाड़ों पर जब आदमी चिल्लाता है, तो एक बार तो मूल रूप से ध्वनि चली गई, आवाज चली गई, और दूसरी बार परिवर्तित आवाज में वापस आती है, उसे इको ध्वनि कहा जाता है। इको ध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा श्रोता मान लो कोई पर्वत, पहाड़ या कुएं का नीचे का तल, कुछ भी हो सकता है। स्रोत कोई मनुष्य हो सकता है। तो स्रोत तथा स्रोतों के बीच प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर या 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए इको ध्वनि सुनने के लिए। तो रडार का सिद्धांत प्रतिध्वनि के सिद्धांत से मिलता जुलता है। रडार में ध्वनि तरंगों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रडार में निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है? ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे या कोई अन्य तरंगे? तो इसमें कम तरंगे वाली विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कम तरंगे वाली विद्युत चुम्बकीय रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। रडार होता क्या है? मान लिया ये कोई रडार है, इससे रेडियो तरंगे स्पंद के रूप में भेजी जाती है। ये कोई रडार है, इससे कोई ध्वनि तरंगे स्पंद यानी छोटे छोटे टुकड़ों में भेजी जाती है कुछ समय के बाद, यानी कि समय का 1/1000वां सेकंड के रूप में भेजा जाता है। तो छोटे छोटे स्पंद, ये छोटे छोटे स्पंद कहते हैं, ये बिना रुकावट से किसी भी दिशा में जाते हैं तथा जो स्रोत है उससे टकराकर लौट आते हैं और रडार द्वारा कैच कर लिए जाते हैं और पता लगा जाता है कि सामने पर्वत है, पहाड़ है या कोई मीनार है या बादल है। तो रडार से उनकी स्थिति ज्ञात की जाती है। रडार भारत में निर्मित कुछ रडार जैसे इरमा, रानी,
रेवती, अर्पणा, इंद्र प्रथम, इंद्र सेकंड, राजेंद्र, आकाशदीप, आकाशदीप, BFSR और WLR। BFSR यानी बैटल फील्ड सर्वेलांस रडार और दूसरा वेपन लोकेटिंग रडार। भारत में निर्मित ये कुछ रडार है। कुछ रडारों को दूसरे देश से भी आयात किया गया है, जैसे ग्रीन पाइन रडार और अवाकस रडार। इन रडारों को इजराइल से आयात किया गया है। रडार बनाने वाली संस्था देश में है इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसका मुख्यालय बंगलुरु में है तथा यह युद्धक यानी कि जो युद्ध के पैमाने पर रडारों का उपयोग किया जाता है तथा वाणिज्यिक जो व्यापार के लिए काम आते हैं, यह संस्था युद्धक रडारों तथा वाणिज्यिक रडारों का निर्माण करती है। तो ये संस्था रडारों का निर्माण करती है। रडारों से अब रडार के उपयोग, किस चीज में उपयोग किया जाता है रडार का, आपको जैसा कि बताया कि वायुमंडल में किसी भी वायुयान, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, एरोप्लेन हो या बादल हो या संबंधित कोई पक्षी हो, किसी की भी स्थिति, उसकी स्थिति कहाँ है, वो किस वेग से जा रही है तथा वह कौन सी दिशा में जा रही है, रडार से यह सब ज्ञात किया जाता है। तो रडार से और युद्ध के दौरान शत्रु देश का विमान किस दिशा में उड़ रहा है या किस वेग से उड़ रहा है या उसकी स्थिति क्या है, ये सब ज्ञात किया जाता है। तो इसका उपयोग हो गया नंबर 1, युद्ध के दौरान दुश्मन देश का वायुयान, दुश्मन देश के वायुयान की स्थिति, उसका वेग तथा उसकी दिशा ज्ञात की जा सकती है। नंबर 2, इसके द्वारा पृथ्वी के नीचे महत्वपूर्ण धातु तथा तेल और अन्य उपयोगी वस्तुएं ज्ञात की जाती है। रडार के द्वारा पृथ्वी के नीचे धातु, तेल इत्यादि को खोजा जाता है। और किस काम आती है ये? इसका रडार का इस्तेमाल जलवायु विज्ञान में बहुत उपयोगी है। जैसे मौसम की भविष्यवाणी करने में रडार का उपयोग किया जाता है। जलवायु विज्ञान में मौसम की भविष्यवाणी करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी एरोप्लेन हो, बिना रडार के वह चल नहीं सकता। यानी कि
जो वायुयान का पायलट होता है वो रडार के द्वारा ही यह ज्ञात कर लेता है कि सामने बादल तैर रहे हैं या कोई मीनार है या फिर कोई अन्य वस्तु है। तो वायुयान का चालक यानी कि पायलट रडार के द्वारा ही यह ज्ञात कर लेता है कि सामने बादल है, कि सामने बादल, कोई मीनार या फिर पर्वत पहाड़ है। तो ये जो भी अवरोधक जैसे बादल हो गए, मीनार हो गए, पर्वत पहाड़ हो गए, इनसे टकराकर रेडियो तरंगे वापस आ जाती है और चालक को पता चल जाता है कि सामने कौन सा अवरोध उत्पन्न हुआ है। तो ये रडार के उपयोग हो गए। अब जानते हैं नंबर 2 सोनार। और हाँ, रडार का पांचवा उपयोग क्या है? जो समुद्र में जहाज चलते हैं उनमें भी रडार का उपयोग किया जाता है। समुद्र में जहाजों पर भी रडार का प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता है। अब नंबर 2 सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य ध्वनि तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे 20,000 हर्ट्ज की होती है या 20 किलो हर्ट्ज की होती है। ये 20,000 हर्ट्ज की होती है। वैसे तो ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है, जैसे श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे और अल्ट्रासोनिक साउंड तरंगे। तो जब आप ध्वनि का चैप्टर पढ़ेंगे तो उनके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी केवल पराश्रव्य ध्वनि तरंगे को ही पढ़ाते हैं। ये तरंगे कुछ महत्वपूर्ण जानवर निकालते हैं, जैसे डॉल्फिन हो गई, चमगादड़ हो गए, ये इन्हीं के द्वारा अपना सफर तय करते हैं। तो सोनार में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। भारत में निर्मित कुछ सोनार है, जैसे पंचनेंद्रिय और हंसा। पंचनेंद्रिय का उपयोग यानी कि इस पंचनेंद्रिय सोनार का उपयोग केवल पनडुब्बियों के द्वारा किया जाता है, जबकि हंसा का उपयोग किसी भी युद्ध स्तर पर किसी भी पनडुब्बी या छोटी मोटी जो भी है उनका उपयोग किया जाता है। तो सोनार के उपयोग ये किस काम में लाया जाता है? सोनार तो सोनार का उपयोग नंबर 1, इससे समुद्र के नीचे जो महत्वपूर्ण धातु हो गए उनको खोजा जाता है। समुद्र के नीचे महत्वपूर्ण धातु खनिजों को खोजा जाता है। इसके द्वारा ही, सोनार के द्वारा ही समुद्र के नीचे का मानचित्र
समुद्र तल का मानचित्र लिया जाता है। समुद्र में कौन सी वस्तु किस जगह छिपी हुई है उसे खोजने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। समुद्र में कौन सी वस्तु किस जगह छिपी हुई है उसको खोजने में सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। शत्रु देश की पनडुब्बियों को भी इसके द्वारा खोजा जा सकता है। ये हो गए सोनार के उपयोग। अब नंबर अगला पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पेरिस्कोप से किसी दूर की वस्तु जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि कोई वस्तु जो छिपी हुई है उसको देखा जा सकता है पेरिस्कोप के द्वारा। और सबसे ज्यादा पेरिस्कोप का इस्तेमाल पनडुब्बियों के द्वारा होता है। तो पेरिस्कोप से पानी के अंदर से बाहर का दृश्य देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पेरिस्कोप से सबसे महत्वपूर्ण काम तो ये होगा। सबसे अधिक यही पूछा जाता है कि पेरिस्कोप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल पनडुब्बियों के द्वारा जल के अंदर से बाहर की ओर, यानी कि तल से बाहर की ओर देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले इसके उपयोग क्या हो गए, युद्ध के दौरान मान लिया ये कोई दुश्मन देश की तोपें छिपी हैं, तो पेरिस्कोप से यहां से ये सामने से देखना संभव नहीं है, तो इसमें जो दर्पण यूज यानी कि मिरर यूज होते हैं उनकी सहायता से इसको देखा जा सकता है कि वस्तु या कोई तोप या कोई दुश्मन देश के सैनिक या आतंकवादी कहां पर छिपे हुए हैं। यहां से देखना संभव नहीं है, लेकिन इस वस्तु को अगर पेरिस्कोप के द्वारा देखा जाएगा तो पता कर लिया जाएगा कि वे कहां छुपे हैं और दुश्मनों पर कोई भी गोला बारूद डाला जा सकता है। तो जो देखने के लिए संभव नहीं है, दूर की वस्तुएं जिन्हें देखना संभव नहीं है उनको पेरिस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। ये हो गया पेरिस्कोप का कहाँ उपयोग होता है। अब नंबर अगला लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से किसी भी द्रव या लिक्विड का आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी मापा जाता है। अब हाइड्रोमीटर से भी किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, यानी कि लैक्टोमीटर तथा हाइड्रोमीटर दोनों ही किसी लिक्विड या द्रव का आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी मापते हैं। तो लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, किसी तरल का आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी मापा जाता है, या फिर गाढ़ापन
पन मापा जाता है। जैसे दूध की जांच करने के लिए उसमें कितना पानी मिलाया गया है या उसमें कितने परसेंट दूध है या कितने परसेंट पानी है उसमें, तो लैक्टोमीटर से दूध का गाढ़ापन भी मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध का गाढ़ापन यानी कि दूध में कितना पानी मिलाया गया है, दूध का गाढ़ापन मापा जाता है लैक्टोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से भी किसी तरह का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नंबर अगला, डायनेमो और ट्रांसफार्मर। डायनेमो का उपयोग कहाँ होता है? डायनेमो क्या काम करता है? आपने ब्याह बारातों में जनरेटर देखा होगा, जब बिजली भाग जाती है तो कहते हैं कि भाई जनरेटर चालू कर ले। तो जनरेटर का इस्तेमाल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आपने देखा होगा जब जनरेटर चलता है उसमें ईंधन यानी कि फ्यूल डालते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जो उसमें कुंडलियां पड़ी है वह यांत्रिक ऊर्जा बनाती है। यांत्रिक ऊर्जा बनाने से विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली आ जाती है, तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे जनरेटर हो गए, जनरेटर। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की है। ट्रांसफार्मर की भी खोज माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की है। तो इन दोनों की खोज किसने की है? माइकल फैराडे, एक वैज्ञानिक है माइकल फैराडे, उन्होंने ट्रांसफार्मर तथा डायनेमो दोनों की खोज की है। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है? आपने देखा भी होगा 11,000 की लाइन पर ट्रांसफार्मर रख देते हैं। वह ट्रांसफार्मर क्या करता है? जो उसमें अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा बह रही है उसको कम ज्यादा करके घरों में सप्लाई के लिए धारा यानी कि करंट को भेज देता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को कम ज्यादा करके घरों में सप्लाई के लिए भेज देता है। ये जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है, ये एक साइकिल के रूप में चलती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक साइकिल के रूप में चलती है। ठीक है, यानी कि करंट पहले एक साइकिल पूरा करेगा, फिर दूसरी साइकिल, फिर तीसरी साइकिल, यानी कि थोड़े थोड़े समय बाद चलती है, एकांतर रूप में नहीं चलती। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट साइकिल रूप में चलती है। तो ये जो प्रत्यावर्ती धाराएं हैं घरों में 50 साइकिल प्रति सेकंड के हिसाब से घरों में सप्लाई करती है। 50 साइकिल प्रति सेकंड के हिसाब से प्रत्यावर्ती धारा घरों में बिजली की सप्लाई करती है। तो ट्रांसफार्मर तथा डायनेमो की खोज किसने की है? माइकल फैराडे ने। अब आया कागज की खोज
चीन के वैज्ञानिक कह लीजिए या चीन के लोगों द्वारा की गई है। कागज की खोज चीन के लोगों के द्वारा की गई है। यानी कि सबसे पहले जो कागज बनाने की कला थी वो सबसे पहले चीन के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। नंबर अगला, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो कागज पर प्रिंट करके किसी भी अक्षरों को बाहर निकालती है उसे प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। इसकी खोज जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा की गई है। यानी प्रिंटिंग प्रेस को किसने खोजा था या किसने इसका आविष्कार किया था? तो जॉन गुटेनबर्ग महोदय ने किया था। अब है राइटर जिसके द्वारा कुछ भी टाइप किया जाता है ये उसे टाइपराइटर कहते हैं। टाइपराइटर की खोज पेले ग्रीन टेरी के द्वारा की गई है। यानी कि टाइपराइटर का आविष्कार पेले ग्रीन टेरी के द्वारा किया गया है। अब अगला, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हैरिसन तथा टैनिंग के द्वारा किया गया है। यानी रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हैरिसन वैज्ञानिक तथा टैनिंग वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। रेफ्रिजरेटर का एक्सरे का आविष्कार विलियम रोंटजन रोंजन के द्वारा किया गया है। दोस्तों ये सवाल जो उपकरण है सैकड़ों बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आजकल आपने देखा भी होगा एग्जाम में सवालों का ट्रेंड बदल चुका है। पहले पूछ लेते था सिर्फ एक सवाल, जैसे टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? तो पहले ग्रैंड ट्रे ने किया है। लेकिन अब एक सवाल में कई सवाल जोड़ दिए जाते हैं जिन्हें मिलान के लिए पूछा जाता है। तो इस मिलान में अगर वो सीधा सवाल पूछ जाता है तो एक का पता हो तो उन चारों का भी पता लग जाता है। लेकिन कभी कभी सवाल को ऐसे फंसा दिया जाता है कि अगर आपको चारों याद है, मान लिया आपको कागज का आविष्कार किसने किया, प्रिंटिंग प्रेस का, टाइपराइटर का, रेफ्रिजरेटर का, एक्सरे का, ये चारों पांचों आ गए। अगर आपको नहीं पता है इनमें से कोई तो आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे सवाल के कुछ आंसर का। अतः दोस्तों आपको बड़ी ध्यानपूर्वक प्रत्येक वस्तु को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये कुछ उपकरणों से संबंधित वैज्ञानिक तथा उनके उपयोग अनुप्रयोग करे गए हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके लिए तो ये मेहनत की जा रही है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालें। जय हिंद।